प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में कहा कि भाई भारत में धार्मिक स्वतंत्रता गिर रही है, मणिपुर में क्रिश्चियंस के खिलाफ हिंसा चल रही है और ये मानव अधिकारों का हनन मणिपुर में चल रहा है और सरकार ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस को, मानव अधिकारों के हनन को ध्यान नहीं दे रही। ये चिंता की बात है। ये यूरोपियन पार्लियामेंट ने प्रस्ताव पास किया। दूसरी बात पे ये एक जो सांप्रदायिक राजनीति होती है, धर्म के आड़ वाली राजनीति, नस्ल के आड़ वाली राजनीति जहाँ भी आती है, एक तरफ तो ये समाज में धर्म के नाम पे बंटवारा करती है और दूसरी तरफ से बड़े कारपोरेट को हेल्प करती है, बड़े कारपोरेट की मदद करती है। जर्मनी में भी ऐसे हुआ और यहाँ भी हम देखें तो बहुत बड़े बड़े कारपोरेट पिछले 8-9 साल में पहले से उनकी संपत्ति 10 गुना बढ़ गई, 15 गुना बढ़ गई। तो एक तरफ जहाँ गरीब और बढ़ रही है, बेकारी बेरोजगारी बढ़ रही है, कीमतों के दाम जैसे आपने कहा टमाटर 200 रुपये किलो हो गया है, तो ये इनकी राजनीति का एक भाग है। और केवल भारत में ही नहीं, आपको बताऊं श्रीलंका में भी यही हालात, वहाँ भी धर्म के नाम पे राजनीति होती है। पाकिस्तान में इससे भी बुरे हालात, वहाँ इस्लाम के नाम की राजनीति होती है। तालिबान का तो कुछ कहना ही नहीं। और मध्य प्रदेश में पिछले मेरे ख्याल से 20 साल से बीजेपी का शासन है और यहाँ भी बीजेपी का शासन रहा। वो एक दो धार पे चलते हैं, दो रास्ते पे चलते हैं। एक तरफ आदिवासियों को सांस्कृतिक रूप से अपने साथ जोड़ना कि भाई तुम भी हिंदू हो, भाई भाई, तुम नीचे हो हम ऊपर हैं, और इस प्रकार से चलते रहो। तो इन्हें वो वोट बटोरने के लिए उन्होंने बनाया है वनवासी कल्याण आश्रम। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिन पर बहुत गौर करने की जरूरत है। इलेक्शन से पहले का आखिरी साल है। सरकार अपने तरीके से, सरकार में रहने वाले लोग, बीजेपी, वो कोशिश में है कि किसी भी तरह से सत्ता हाथ से ना निकले। लेकिन अपोजिशन पार्टियां जिस तरह से इकट्ठी हो रही हैं, उससे खतरा बढ़ता जा रहा है। और उसके अलावा इस सरकार को अपने कोई अचीवमेंट्स गिनवाने का कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि पब्लिक की कोई भलाई की है, जनता की कोई भलाई की है। ऐसे में नए नए मुद्दे आते हैं और उनमें लोगों को उलझाया जाता है। इस वक्त इस सब के बीच में एक कोशिश सरकार की यह भी है कि वो अपने चहीते कारोबारियों की जितनी हो सके गोद भर दें, तिजोरियां भर दें, ताकि वो जिंदगी भर उनकी पार्टी की फंडिंग कर सकें। शायद ऐसी कोई सोच हो इसके पीछे, क्योंकि हुकूमत में आज हैं, कल नहीं होंगे, ये यकीनी बात है। कल मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यही इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन जो हुकूमत में आया है उसे हुकूमत से वापस जाना भी है, छोड़नी भी है। तो लंबी कोशिश है। आपने देखा कि बीजेपी ने देश भर में हर जिले में बेहतरीन अच्छे अपने ऑफिसेस कायम कर लिए ताकि हमेशा के लिए सियासी पार्टी के तौर पर इफेक्टिव रोल वो अदा कर सकें। अब जो मैं दो इश्यूज हैं जिन पर आज मेरे साथ खास मेहमान है राम पुनियानी जी, जो राइटर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, टीचर हैं। बहुत सी खूबियां हैं एक शख्स में, बहुत सी खूबियां हैं। फॉर्मर प्रोफेसर हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के और फॉर्मर सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं आईआईटी बॉम्बे के। राम पुनियानी जी को आपने अब से पहले बहुत से चैनलों पे सुना होगा, हमारे चैनल पर भी हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आज जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं वो मणिपुर में आखिर 2 महीने से ज्यादा हो गए, क्या कुछ है, क्यों वहां हिंसा नहीं रुक रही। एक आंखें खोलने वाली, चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक लीडर, उन्होंने एक शख्स पर, आदिवासी पर, जो शायद जहनी तौर पर उसका तवाज़ुन ठीक नहीं था, मेंटली रिटार्डेड था, उस पर पेशाब किया, वीडियो बनाई और एक तरह से जलील किया, यह बताया कि तुम्हारा ठिकाना यही है। उसके बाद क्या कुछ हुआ
उसके क्या सियासी माने हैं, देश कहां समझे, क्या समझे, बीजेपी के मन में क्या है, कहां लेके जाएंगे, ये सब समझने के लिए राम पुनियानी जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि मणिपुर में क्या सिर्फ एंटी क्रिश्चियन ही है मामला या क्या कुछ और है? क्या है वो अहम रिपोर्ट जिसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं? वो रिपोर्ट की डिटेल आप जरूर जानते हैं। देखिए, मणिपुर का जो मामला चल रहा है उसका थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि बैकग्राउंड देना चाहूँगा। मणिपुर हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक महत्वपूर्ण राज्य है और उसका बॉर्डर म्यांमार से भी लगा हुआ है। मणिपुर में 90% जमीन है वो आदिवासियों के पास है। आदिवासियों में कुकी हैं, नागा हैं और दूसरे ट्राइब्स हैं। इनमें कुकी सबसे ज़्यादा है 18%, और जो वैली घाटी है वो 10% है। इसमें 53% मैती रहती है। मैती जो है ये ज़्यादातर हिंदू है, ये नॉर्थ इंडिया से आए हुए वैष्णव हिंदू हैं जो यहाँ घाटियों में बस गए हैं। अब हुआ ये है कि जब से मणिपुर भारत में मिला है, वैली में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और बाकी स्वास्थ्य सुविधाएं सब वहाँ डेवलप हुई हैं, पर आदिवासी क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ। अब वहाँ मैतियों के बीच में एक प्रचार किया गया या उनको उकसाया गया, ये इसके विस्तार हम नहीं बता सकते क्योंकि वहाँ बहुत सारे संगठन सक्रिय हैं, कि भाई ये देखो आदिवासी तो हैं, जंगलों में रहते हैं, सब जमीन इन्हीं के कब्जे में है, तुम मेजॉरिटी हो, 53% हो और तुम्हारे पास तो 10% जमीन है। तो मैथीज ने फिर वो राज्य सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट, ये वहाँ का हाई कोर्ट के माध्यम से मैथीज को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की बात हुई। अब ये शेड्यूल्ड ट्राइब का तबका अगर इनको मिल जाता है मैथी को, तो फिर वो आदिवासियों की जमीन खरीद सकते हैं। ये हमारे संविधान के शेड्यूल 5 और 6 के खिलाफ है। आदिवासी की जमीन कोई और खरीद नहीं सकता। तो यहाँ से मामला शुरू हुआ, जब जैसे 2 महीने पहले हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि आप मैथी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दीजिए। तो उसके बाद कुकी स्टूडेंट फेडरेशन, नागा स्टूडेंट फेडरेशन, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वहाँ से फिर हिंसा की एक शुरुआत हो गई, मैथी के बीच में से भी और कुकी और नागा के बीच में भी। अब हुआ ये है कि जैसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी ज़्यादा विद्वान हैं जिन्होंने सांप्रदायिक दंगों का अध्ययन किया है या दंगों का अध्ययन किया है, उनका ऐसा मानना है कि अगर सरकार चाहे तो किसी भी दंगे को, किसी भी हिंसा को चंद दिनों के अंदर रोक सकती है। यानी कि अगर कोई वायलेंस चंद दिनों से बाहर चला तो फिर उसमें सरकार का मामला गोलमाल है। अब आप देखिए, जब से ये वायलेंस चालू हुआ, 2 महीने के करीब हो गए, प्रधानमंत्री जी जो हर विषय पर बोलते हैं, इस विषय पर उन्होंने मुंह खोला तक नहीं, एक ट्वीट तक नहीं किया। जब ये शुरू हुआ, हिंसा शुरू हुई, वो लोग कर्नाटक में बिजी थे कैंपेन करने में अपनी पार्टी को जिताने के लिए, जो उनका मुख्य काम है। फिर 1-1.5 महीने बाद अमित शाह जी गृह मंत्री आए, वो आए, उन्होंने जो किया, उसके बाद भी हिंसा बदस्तूर जारी है। करीब 60,000 सेंट्रल फोर्सेस, सीआरपीएफ, मिलिट्री और बाकी है, पर उनका डिप्लॉयमेंट जो है वो तो राज्य सरकार के हाथ में। राज्य सरकार, वो जो बीरेन्द्र सिंह, वो भी बीजेपी के हैं और बीजेपी का दावा रहता है कि हम जहाँ भी हमारी सत्ता रहती है वहाँ दंगे होते नहीं है। अब ये दंगों में इसको कहा जाए कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी, सेंटर में भी बीजेपी, और एक तरफ मैती समाज जो ज़्यादा है वो हिंदू ज़्यादा है और आदिवासियों में क्रिश्चियंस का काम ज़्यादा है। तो अब ये हिंसा को 2 प्रकार से रूप दे दिया गया। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहली बात तो ये है कि इस हिंसा को रोकने के लिए जो प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, स्थानीय सरकार की तरफ से, शायद उसकी कमी रह गई। और इसी दौरान करीब 60 लोग मारे गए, 50,000 लोग रिफ्यूजी कैंप्स में हैं, करीब 1 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हो गए, यानी अपनी जगह से हट गए। तो इनका जीवन तो बहुत दुख में है। प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं कही, उनके जाने की तो बात दूर है, अमेरिका चले गए, फ्रांस चले गए, देश में जगह जगह इलेक्शन रैलियां कर रहे हैं, पर मणिपुर जाने के लिए उनको टाइम नहीं मिला। गृह मंत्री जी भी बहुत मुश्किल वक्त निकाल के चंद दिनों के लिए मणिपुर गए और मामला ज्यों का त्यों है। तो इसके पीछे कारण की जांच के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन तो अभी तक हुआ नहीं है,
पर पहले एक अपील जारी की गई थी कई बुद्धिजीवियों द्वारा कि मणिपुर की हिंसा पर रोक लगाई जानी चाहिए। और अभी जैसे आपने कहा आइडवा, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, इन्होंने, इनकी 3 महिलाओं ने अनी राजा के नेतृत्व में वहां गई थी और उन्होंने कहा ये मुख्य मामला है आदिवासियों को उनके जंगलों से बेदखल करना। जंगलों में नीचे खनिज पदार्थ है, ऊपर ये है और जमीन की अपनी कीमत है, ये एक कारण दिखता है। और दूसरा जो बात स्पष्ट दिखती है, इन दंगों के दौरान जो ईसाइयों के खिलाफ हिंसा हुई है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उसमें कोई डाउट नहीं है कि मारे जाने वालों में ईसाई ज्यादा है, जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है वो ईसाई ज्यादा है। करीब 300 के करीब चर्च या तो जला दिए गए हैं या उनको नुकसान पहुंचाया गया है। और भारतीय मीडिया का बड़ा तबका इस पर खामोश है, छोटी मोटी खबर इधर उधर आ जाती है, पर दुनिया में इसकी नोटिस ली जा रही है। दुनिया में नोटिस ली जा रही है। अभी मैं आपको एक वाकया अभी का बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी आजकल तो फ्रांस के दौरे पे गए अभी, उसी समय यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में कहा कि भाई भारत में धार्मिक स्वतंत्रता गिर रही है, मणिपुर में क्रिश्चियंस के खिलाफ हिंसा चल रही है और ये मानव अधिकारों का हनन मणिपुर में चल रहा है और सरकार ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस को, मानव अधिकारों के हनन को ध्यान नहीं दे रही। ये चिंता की बात है। ये यूरोपियन पार्लियामेंट ने प्रस्ताव पास किया। दूसरी बात कहता हूँ, अमेरिका के एम्बेसडर जो यहाँ हैं वो वैसे तो दूसरों के मामले में दूसरे देश दखलंदाजी नहीं करते, तो उन्होंने पूरी विनम्रता से कहा मैं भारत के इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी नहीं देना चाहता, पर मणिपुर में ये मामला देश से ऊपर उठकर मानवता का है और मणिपुर में मामला मानवता का है, इसलिए अगर यहाँ की सरकार चाहे तो हम इसमें मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। तो मामला यहाँ तक आ गया है कि इसके बारे में प्रधानमंत्री की चुप्पी, खामोशी, गृह मंत्री की निष्क्रियता और स्थानीय सरकार का बिल्कुल ज्यादा सक्रिय कदम न लेना। इसी के बीच आपको बता दूं, वीरेंद्र सिंह वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, बीच में उन्होंने इस्तीफा देने का नाटक भी किया। और राजनीति के लोग नाटक तो करते हैं, पर इन्होंने बड़ा जबरदस्त किया। इस्तीफा ले गए, रास्ते में उन्होंने लोगों को दिखाया तो लोगों में से कुछ लोग शायद उनके थे, उन्होंने आके इस्तीफे को फाड़ दिया, बात रफा दफा हो गई। इस्तीफे को तो वो ईमेल पे भी भेज सकते थे और कर सकते थे, तो ये नाटक भी उसमें किया गया। पर मुख्य बात यह है काजू भाई कि हमारे यहाँ जो नफरत के बीज डाले गए हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ और आदिवासियों के खिलाफ, आदिवासियों में जिनमें बहुत सारी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, उसमें तो जमीन का भी मामला है, जैसे आपने सही पहचाना। उनके खिलाफ एक तीर में 2 शिकार, एक तरफ तो ईसाइयों पे हमला, ध्रुवीकरण, और दूसरी तरफ जमीन पे कब्जा। ये दोनों चीजें जो चल रही है, इसी के आधार पे यूनाइटेड स्टेट्स में एक कमीशन है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम, उसने भी काफी चिंता व्यक्त की। पर सवाल ये है कि यह मामला है, जब तक यहाँ की सरकार इसको अपने हाथ में न ले, और दूसरी तरफ से मीडिया का बड़ा तबका खामोश है, सोशल मूवमेंट्स में आप देखिए तो आवाज ज्यादा उठ नहीं रही, तो ये मामला एक दुखदायी तरीके से मणिपुर के लोगों को तकलीफ दे रहा है। आखिर में एक और बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नहीं गए, गृह मंत्री गए और वैसे ही मामला चलता रहा। इसी बीच अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी वहां गए, और राहुल गांधी के जो आप वीडियो देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो कितने प्यार मोहब्बत से लोगों से मिले, उनके आंसू पोंछे, लोगों ने उनको वेलकम किया और कहा कि हमारा दुख दर्द सुनने कोई तो आया है। ये मैंने आज मणिपुर में क्या होना चाहिए, और राहुल गांधी ने उसका एक रास्ता दिखाया। पर ये सरकार खैर अपोजिशन में है, उसका एजेंडा अलग है, तो वो किस रास्ते पे जाएगी उसके बारे में कहना। अच्छा, जो कहानी शुरू हुई मैतेई को एससी का दर्जा दे करके जमीन वो जो दर्जा देने के का मकसद ये था कि वो जमीनें खरीद सकें, वहां बात अटक गई तो फसादात करा करके बाहर निकालने की तैयारी हो गई, जो मैं आपकी बात से जो मैं नतीजा निकाल पा रहा हूं। तो ये उनको किसी भी तरह से उस जमीन पर कब्जा चाहिए।
इसको क्या हम उस तरह से देख सकते हैं जिस तरह से किसानों पर दबाव डाल करके उन पर भी एमएसपी ना दे करके उन्हें जमीन बेचने के लिए मजबूर करने की तैयारी, और वो फिर जमीन बेचने से पहले ही जो बड़े बड़े वेयर हाउसेस अडानी ने बनवा दिए, वो सारा जो देशव्यापी एक प्लान था जो अभी फिलहाल रुका हुआ है, वो कानून तो रुका है, हालांकि किसानों को दूसरे तरीके से परेशान किया जा रहा है। जिस वक्त फसल का टाइम होता है उस वक्त एक्सपोर्ट बंद, जिस वक्त फसल का टाइम खत्म हो जाता है तो वो उनके जो कारोबारी लोग हैं वो फिर अब 200 रुपए किलो टमाटर बेच रहे हैं, ये हमारे सामने है। तो क्या उसी तरह का वो बड़ा जाल है जो पूरे देश में डाला गया था जमीनों पर कब्जा करने के लिए या जमीनें खरीदने के लिए मजबूर कराने के लिए किसानों को, क्या उसी तरह की हालत उससे कनेक्ट करके आप देख सकते हैं इसको? देखिए, ये एक जो सांप्रदायिक राजनीति होती है, धर्म के आड़ वाली राजनीति, नस्ल के आड़ वाली राजनीति जहां भी आती है, एक तरफ तो ये समाज में धर्म के नाम पे बंटवारा करती है और दूसरी तरफ से बड़े कारपोरेट को हेल्प करती है, बड़े कारपोरेट की मदद करती है। जर्मनी में भी ऐसे ही हुआ और यहाँ भी हम देखें तो बहुत बड़े बड़े कारपोरेट पिछले 8-9 साल में पहले से उनकी संपत्ति 10 गुना बढ़ गई, 15 गुना बढ़ गई। तो एक तरफ जहाँ गरीब और बढ़ रही है, बेकारी बेरोजगारी बढ़ रही है, कीमतों के दाम जैसे आपने कहा टमाटर 200 रुपए किलो हो गया है, तो ये इनकी राजनीति का एक भाग होता है। और केवल भारत में ही नहीं, आपको बताऊं श्रीलंका में भी यही हालात है, वहाँ भी तो धर्म के नाम पे राजनीति होती है। पाकिस्तान में इससे भी बुरे हालात है, वहाँ इस्लाम के नाम की राजनीति होती है, तालिबान का तो कुछ कहना ही नहीं। तो मुद्दा ये है, जहाँ भी मजहब के नाम पे सियासत हो वहाँ एक तो डेमोक्रेसी कमजोर की जाती है, मीडिया को साइलेंट करके, अपोजिशन को दबा के, सोशल मूवमेंट्स को कमजोर करके, सामाजिक आंदोलनों को कमजोर करके, और दूसरी तरफ से कॉरपोरेट का फायदा किधर से होता है उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है। ये एक बहुत दुखदायी बात हमें अपने देश में देखने को मिल रही है। ये बहुत ही अफसोसनाक है कि लोगों के पास जो कुछ जमीन है, देखिए शहरों में नौकरियां खत्म हो रही हैं, जो लोग नौकरियों पर थे वो बेरोजगार हो गए करोड़ों की तादाद में। अब ये गांव की तरफ अगर जाएं, वापस किसानी करने के लिए जाएं, तो वहां किसान के तौर पर आपको हर तरफ से गला घोटने की तैयारी है। तो एक तरह से जनता को हर तरह से परेशान करने की बात है। और इस बीच में वोट भी चाहिए। अब वोट चाहिए तो उसमें हिंदू मुसलमान या जो भी, जैसा कि आपने बताया कि कॉरपोरेट घरानों का भी फायदा, अपनी भी हुकूमत बनी रहे, पब्लिक जाए भाड़ में। ये बहरहाल एक बहुत ही तकलीफदेह फेज से गुजर रहा है मुल्क। अब मैं चलता हूं ये मध्य प्रदेश की घटना की तरफ। वहां एक शख्स की वीडियो सामने आई, वो सिगरेट पी रहा है उसी वक्त और पेशाब कर रहा है एक शख्स के सर पर, मुंह पर, और वो बेचारा बेचैन है, उसे पता नहीं है, क्योंकि दिमागी तौर पर वो उठ के चल भी नहीं पाया। और इस तरह से आदिवासियों को जलील करने की जो हरकत बीजेपी के आदमी ने की है, ये ऐसा नहीं है कि उसने जानबूझ करके ना की हो। जो आदमी वीडियो बनवा रहा है, कोई आदमी तीसरा वहां पर है जो वीडियो बना रहा है, इतनी जानबूझ करके हरकतें करने की हिम्मत इन लोगों में कैसे आ गई, जबकि उनसे वोट भी चाहिए? वो क्या कहानी है, क्या है? देखिए, ये प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति जो पेशाब कर रहा है, वो वहाँ के एमएलए जो हैं पड़ोस के केदारनाथ शुक्ला के लिए काम करता है। और मध्य प्रदेश में पिछले मेरे ख्याल से 20 साल से बीजेपी का शासन है, और जहाँ भी बीजेपी का शासन रहा वो एक दो धार पे चलते हैं, दो रास्ते पे चलते हैं। एक तरफ आदिवासियों को सांस्कृतिक रूप से अपने साथ जोड़ना कि भाई तुम भी हिंदू हो, भाई भाई, तुम नीचे हो हम ऊपर हैं, और इस प्रकार से चलते रहो। तो इन्हें वो वोट बटोरने के लिए उन्होंने बनाया है वनवासी कल्याण आश्रम। आदिवासी नहीं, वो इनके लिए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, आप कर रहे हैं मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इनके लिए वनवासी शब्द इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया तो इनका जो पूरा क्लेम है कि हम हिंदू तो यहाँ के अनादिकाल से हैं, मुसलमान विदेशी हैं, क्रिश्चियन विदेशी हैं, तो वो पूरा ढह जाता है। इसे इनको वनवासी कल्याण आश्रम कहते हैं, इनको वनवासी कहते हैं। उनके बीच में वो सेवा का नाटक, उनके बीच में उनके साथ मेल जोल का नाटक, उसके आधार पे अपने उनको चुनाव में जीतते हैं। और दूसरी तरफ जो सवर्ण संभ्रांत लोग हैं
उनका एरोगेंस, उनकी दादागिरी वो बढ़ जाती है। ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं। उनका जो उनको लगता है भाई अपनी सरकार सत्ता में है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ये कौन है गरीब गुरबे हमारे साथ सिर उठाने वाले। और आपने बिल्कुल सही कहा, प्रवेश शुक्ला जब पेशाब कर रहा था वो 3 व्यक्ति वहां थे और एक तीसरे ने जो वीडियो निकाला वो वीडियो उसने वायरल किया। तो शुरू में तो खैर जिसपे अब ये भी डाउट है कि जो दसमत रावत जिसको ये पकड़ कर लाए वो क्यों लाए, वो भी मैं उस पर आऊंगा। पर जब ये वायरल हुआ तो चौहान जी को लगा, शिवराज चौहान को लगा अरे ये तो हमारे चुनावी इसमें बहुत नुकसान का है, तो पकड़ के लाओ किसी को। तो उसमें दसमत रावत आ गया, वो बोलता रहा मैंने मेरे ऊपर नहीं हुआ, मेरे ऊपर नहीं हुआ। पर खैर उसको 5 लाख रुपए का ऑफर किया, घर का ऑफर किया, उसको वो शॉल खाना वाना खिलाया साथ में। ये इसलिए था क्योंकि मध्य प्रदेश में 21% जो वोटर्स हैं वो आदिवासी हैं। और अगर आप आदिवासियों की इज्जत न करें तो आपके इस आदिवासी एरिया में पिछली बार कांग्रेस का बहुमत आया था, उसी के आधार पे कांग्रेस के कमलनाथ चीफ मिनिस्टर बने थे। पर खैर कमलनाथ जी को ऑपरेशन कमल से गिरा दिया गया। तो फिर से अभी उनकी योजना ये है कि आदिवासी क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व रखने के लिए एक तरफ उनको दबाया जाए सामाजिक तौर से और दूसरी तरफ उनको लुभाया जाए। ये बड़ा एक चालाक खेल होता है, ये आसान नहीं है, एक तरफ दबाना दूसरी तरफ लुभाना। ये प्रवेश शुक्ला कांड में दोनों चीजें हमको एक साथ दिखती हैं। और उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने जो किया उसमें भी दिखता है कि वो चुनाव आने वाले हैं, अच्छा मैं तो आदिवासियों की इतनी इज्जत करता हूँ मैं। और उन्होंने ये भी कहा देखिए अब किसी आदिवासी पर कोई अत्याचार हो तो उसके लिए SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट है, SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट है जिसमें सजा का प्रावधान है। तो चीफ मिनिस्टर साहब चालाकी से कहते हैं इसमें कास्ट का कोई सवाल नहीं है, ये तो अपराधी होता है। तो उसको उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया। SC/ST एक्ट लगाते तो क्लियर था मामला, अब NSA लगेगा, उसमें क्या होगा क्या नहीं। तो हर तरह से एक जो खेल चल रहा है गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, तो ये प्रवेश शुक्ला कांड में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अच्छा हाँ मैं एक चीज जो जब आप मुझे जब बता रहे थे कि ये एक तरफ दबाना और एक तरफ लुभाना, ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं बीजेपी की। बिल्कुल ऐसा ही सीन अभी 2-3 दिन पहले नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में नजर आया, जहां अजीत डोभाल साहब थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और सऊदी अरब से एक शख्स को बुलाया हुआ था जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग का जनरल सेक्रेटरी, जो वहां का पॉलिटिशियन है, उसको मजहबी रहनुमा के तौर पर पेश किया गया। वो वहां मिनिस्टर भी रह चुका है। और मुसलमानों का वो तबका, खास तौर पर जो बीजेपी के पिछलग्गू किस्म के कुछ लोग हैं, वो वहां बैठे हुए थे और दोनों की तकरीरें हुई। और मुसलमान बहुत अच्छे हैं और हजरत खदीजा पैगंबर की जो वाइफ थी, उन्हें कश्मीर की शाल और रेशम बहुत पसंद थी। और इस तरह की बातें करके चले गए डोभाल साहब। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक तरफ मुसलमान मॉब लिंचिंग में 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके, प्रधानमंत्री जी ने एक बयान नहीं दिया। दूसरी तरफ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में कुछ अपने दलाल किस्म के लोगों को इकट्ठा करके, और मैं इसलिए कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान से लोगों को जो उनकी नजर में उनके आदमी हैं मुसलमानों में, उनको 5 स्टार होटल और एयर टिकट देकर के बुलाया बाकायदा और इन दोनों के सामने पेश किया। और सऊदी मेहमान से भारत की यानी कल्चरल इंटीग्रिटी और संविधान और एक तरह से घुमा फिरा करके सरकार की उसमें खूबियां ही बयान करा दी गई, ताकि मुसलमान आ जाए, नजदीक आ जाए, सऊदी अरब के नाम पर ही आ जाए। हालांकि सऊदी सरकार वो खुद अपने आप में कैसी है, वो एक अपने आप में एक बहस है। उन्हीं से बहुत से काम कराए जाते हैं। पूरी दुनिया में जो मुसलमानों के नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके आइडियोलॉजिकल जो फाउंटेन है वो सऊदी अरब है। जो वहाबी नजरिया जिसे कहा जाता है, जो दूसरे को कत्ल करने में उन्हें खुशी का एहसास होता है, तो उनसे आकर के बुलवा दिया। तो सर ये सिर्फ आदिवासियों के साथ नहीं, मुसलमानों के साथ भी यही हो रहा है। एक तरफ दबाओ, एक तरफ लुभाओ।
लुभाव वाले जो लोग हैं वो कुछ जाती फायदे के लिए आ जाते हैं और लोगों को लगता है कि ये हमारे लीडर हैं। तो ये बड़ी अजीब कहानी है। अब मैं आगे आगे आपसे जानना चाहूंगा कि ये अब क्या कुछ है। ये जो पैर धोए एक कॉमेडियन ने तो ये कह दिया कि मामा को मामू बना के चला गया कोई, उसने बाद में कहा कि मेरे पर ऊपर तो पेशाब ही नहीं हुआ। तो इसका क्या वाकई लोग इतने बेवकूफ हो गए कि इस ड्रामे से कुछ इनकी तरफ फिर आ जाएंगे? देखिए, मामा मामू नहीं बने। हाँ, मामा भी चालाक हैं। हाँ, उन्होंने ये इसलिए किया कि बताने के लिए कि भाई मुझे सहानुभूति है इससे। उनको इससे कोई फर्क नहीं था किस पे पेशाब किया, पेशाब हुआ कि नहीं हुआ, उनसे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको एक दिखावा करना था कि मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आपको पैसा दे रहा हूँ, और वो चुनावी मकसद से किया गया। उनकी विचारधारा में इस प्रकार की बराबरी नहीं है, विचारधारा में बराबरी नहीं है। पर अब चुनाव है, आपको उनके वोट लेना है। उस एरिया में पिछली बार कांग्रेस की मेजॉरिटी आई थी, तो उसको भी देखना है। तो मेरे ख्याल से शिवराज चौहान ने काफी चालाकी से खेल खेला है। तो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ कि मामा मामू बन गए। यानी वहां भी बीजेपी के दोनों रूप सामने आ गए। जो आपने कहा कि लुभाना और दबाना, जब पेशाब किया बीजेपी के एक आदमी ने तो वो दबाने का काम था, और जब उसी समाज के एक आदमी को बुला करके चीफ मिनिस्टर ने पैर धो दिए, और वो वीडियो देखिए बड़े तवज्जो से, उसके पैर तो जरा सुस्ती से आगे बढ़ रहे हैं धोने के लिए। चीफ मिनिस्टर को जल्दी है कि जल्दी पैर रखो यार, मैं पैर धुलाता हूं, कैमरा ऑन है। तो इस किस्म की हालत से लोगों को मुसलसल बेवकूफ बनाए जाना। अब आखिर में थोड़ा सा आप लोगों को एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पर बताइए कि लोग चीजों को किस तरह से देखें। देखिए, देखने की जरूरत यह है कि एक तरफ वो सियासत है जो मजहब के नाम पे चलती है, जो कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, अफगानिस्तान में हो, तो मजहब के नाम पे चलने वाली सियासत हमेशा ये कमजोर तबकों को दबाती है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ऊपर उठाती है। और ये दूसरी तरफ से सामाजिक तौर पे भी एक तरफ दबाती है लोगों को और दूसरी तरफ से लुभाती भी है। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हर एक कम्युनिटी के अंदर ऐसे अवसरवादी अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं, जिनको गवर्नमेंट ने खाने पे बुलाया, कोई मुसलमान गवर्नर ने खाने पे बुलाया, तो वो लगता है वाह भाई हम तो बहुत महान स्कॉलर हो गए हैं, और उसके आधार पे फिर वो बातें करते हैं। अब अजीत डोवल साहब, अब उनके साथ अगर आप कोई बैठता है तो उनकी क्या विचारधारा होगी, इस्लाम के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें कर दो, और इधर से जमीन पे मुसलमानों पे होने वाले हालात पहले से खराब होते जा रहे हैं। एक एक जगह देखिए, कोई एरिया नहीं रहा जहाँ उनको दबाने का, उनको कॉर्नर में धकेलने का, ये पहले से बढ़ते जा रहा है। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिप सर्विस, लिप सर्विस में कोई कंजूसी नहीं है, और जो नीचे से दबाने की बात है उसमें भी कोई कमजोरी नहीं। तो ये आज को ध्रुवीकरण की बात है, हम इसको पहचानें। पार्टी ए बी सी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है भारत के संविधान से, भारत के आईन से, जहाँ हम सब स्त्री पुरुष, हिंदू मुसलमान, दलित आदिवासी, हम सब बराबर के नागरिक हैं। और हमारी राजनीति का आधार जो होना चाहिए वो मंदिर और गाय और लव जिहाद ये नहीं होना चाहिए। हमारी राजनीति का आधार चाहिए बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों की समस्या, आदिवासियों की समस्या। उस आधार के चुनाव में आगे हमको अपना चुनाव करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि देश के साथ जो हमदर्दी होनी चाहिए, जो समाज को एक साथ जोड़ करके चलने की बात करता है, वही हमदर्द हो सकता है। जो समाज को तोड़ने और बांटने की बात करे वो देश का हमदर्द नहीं हो सकता। आंखें खोल करके जिए, खुले दिमाग से जिए, और अंधभक्त किसी के ना हो, अपने दिमाग को अप्लाई करें, देश के संविधान पर यकीन रखें, और उम्मीद करें कि देश के लिए कुछ अच्छा किया जाए, और खुद करें और दूसरे लोगों को भी उसके लिए तैयार करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।